तो मार्केट्स में एक और सत्र जबकि एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और ब्रॉडर बेस्ड बाइंग आप कह सकते हैं। करीब करीब 1% 1.25% के आसपास की बढ़त मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आते हुए दिखाई पड़ी और एक जोरदार तेजी बाकी सभी इंडेक्स में थी, लेकिन रियल स्टेट इंडेक्स आज का स्टार परफॉर्मर करीब 3-3.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए। आज के हमारे जानकार और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आज मानस जायसवाल हैं बातचीत करने के लिए, वीरेंद्र हैं, यतिन हैं और साथ साथ दीपाली मौजूद हैं अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए। लेकिन इन सबसे बातचीत करने से पहले कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। आंकड़े हैं सबसे पहले तो निफ्टी की रेंज करीब 150 अंकों की रेंज निफ्टी ने बनाई आज के सत्र में, जहां पे शुरुआत तो एक फ्लैटिश नोट पर हुई लेकिन धीरे धीरे रेंज वाइडन हुई और निफ्टी में एक अच्छी तेजी आई। दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। सेंसेक्स भी 500 अंकों की रेंज बनाकर आज बंद हुआ और निफ्टी बैंक में करीब करीब 600 अंकों की रेंज आज के सत्र में देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन पर नजर डालेंगे तो सबसे बेहतर आंकड़े जो हैं वो निफ्टी साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। करीब 40 ऐसे शेयर जो कि तेजी में, सेंसेक्स के 22 शेयरों में तेजी रही और निफ्टी बैंक के 11 शेयरों में तेजी रही। ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी बैंक आज ड्राइविंग सीट पे था और हैवी वेट्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक जैसे शेयर जो कि बाजार को एक अच्छी तेजी दिलवा रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में जो बाइंग है वो आपकी स्क्रीन पर अब दिख रही है। 1294 शेयर एनएससी में तेजी में और बीएससी के 1900 शेयर करीब करीब तेजी में। ये इंडिकेट करता है कि एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी ये तेजी पार्टिसिपेट कर रही थी और एफएंडो के 113 शेयर इंडिकेट करते हैं कि डेरिवेटिव साइड पे भी खरीदारी थी, यानी कि चौतरफा खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली जो इंडेक्स के लिहाज से कंट्रीब्यूटर रहे हैं उन पे भी अगर एक बार नजर डालेंगे तो आप मेजर कंट्रीब्यूटर में सभी बैंक से आपको दिखेंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीन की तरफ से और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि आज एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। 22 अंकों की कंट्रीब्यूशन यहां से भी आया। इसके अलावा निगेटिव कंट्रीब्यूशन में फ्लैट टू निगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। बीपीसीएल, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे शेयरों का 1 से 1.5 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। और आज भी जो एक जोरदार वॉल्यूम रहा वो रहा रिलायंस में, करीब 3000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम वहां हुआ। बाकी बैंक्स और एनबीएफसी में एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस, कुछ और ऐसे नाम जहां पे एक स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ आज के सत्र में मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब आज के पैनल से बातचीत शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे वीरेंद्र के साथ, क्योंकि लगातार 2 दिन की तेजी देखी जा चुकी है। वीरेंद्र के आंकड़ों में किस तरह का फेरबदल हुआ है, वो कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को, उन्हीं से ही सीधे पूछ लेते हैं। बताइए वीरेंद्र, क्या देखा आपने नंबर्स में? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग सेशन रहा आज का और आज की अगर आप देखें जो हाईलाइट थी वो ये थी कि पुट राइटर्स को काफी कॉन्फिडेंस मिला। पुट राइटर्स आज एक नए लेवल पे आए। जहां तक निफ्टी का सवाल है, आज 11,400 पे और 11,300 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई। 11,300 पे लगभग आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया करीब 32 लाख का और 11,400 की स्ट्राइक पे लगभग 13 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि 11,280 और 320 जिस क्लस्टर को पार करने में दिक्कत आ रही थी वो एक नए बेस के तौर पे काम करेगा। लेकिन ऊपर की तरफ क्या, अब 11,500 की कॉल सबसे बड़ा ओआई करीब 28 लाख का होल्ड करती है और 11,400 की कॉल लगभग 30 लाख का। लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम है उसको देख के लगता है कि अब जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा अगले कुछ सेशंस के लिए वो होगा 11,500 11,480 का जोन। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, आज के स्ट्रॉन्ग मूव के पीछे इस इंडेक्स का सबसे बड़ा हाथ था। आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 22, 21,9, 21,8, 21,7, 21,600 की स्ट्राइक पे, जहां से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी आज के सेशन की। तो स्ट्रॉन्ग बेस आता है आज 21,900 और 22,000 के जोन में। लेकिन रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होगा, याद रखिए 22,500 की कॉल, अब वहां पे आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 8,16,000 का है। तो एक लॉजिकल रेजिस्टेंस जो बनता है बैंक निफ्टी के लिए वो बनता है पहला रेजिस्टेंस 22,500 के जोन में। तो 21,900 और 22,000 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है और 22,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। ये आंकड़े वीरेंद्र को दिखाई पड़ रहे हैं। मानस, तेजी का रुख बन चुका है बाजार में और जो मोमेंटम इस हफ्ते के लिए क्रिएट हुआ है 2 दिनों में, वो आपको लगता है कि आगे भी जारी रहेगा बुधवार के लिए? सुमित जी, देखिए मेरे ख्याल से हम लोग को करीब 3 से 4 हफ्ते का इंतजार करना पड़ा कि 11,350 के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए, और फाइनली निफ्टी ने आज 11,350 के लेवल्स को ब्रीच किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पिछले 2 मंथ का ट्रेंड देखिए तो हाई टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट पे दिखेंगे और हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और इसी तरह इस बार भी फ्राइडे के सेशन में गिरावट देखने को मिली, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फाइनली एक नया हाई बना है अगर हम रिसेंटली देखें तो। मैं समझता हूँ ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी सुमित जी, और कम से कम आप 11,600 के टारगेट सेट कर सकते हैं। हालांकि इस ब्रेकआउट के टारगेट 11,850 के आसपास आते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको 11,600 के टारगेट सेट करने हैं, खरीदारी करनी है और 11,290 के स्टॉप लॉस रखने हैं। जी
तो 11,385 का लेवल है, लेकिन आप 11,600 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी में। 11,290 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। मानस, बैंक निफ्टी को लेकर भी रणनीति सेम रखेंगे या फिर आपको लगता है कि वहां पे एग्रेसिव मूव आएगा या फिर थोड़ा ढीला मूव आएगा? कैसा मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर? देखिए, अभी बहुत एग्रेसिव पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट हमने निफ्टी में देखा है वैसा ब्रेकआउट अभी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। हालांकि क्योंकि एक रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,500 से लेकर 23,000 तक, तो आज के पैटर्न को देख के लगता है कि वापस 23,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो करीब 700-800 पॉइंट के मूव के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 23,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। फिलहाल के लिए खरीदारी करें और 21,800 के स्टॉप लॉस रखें। तो 23,000 के टारगेट, 21,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। वीरेंद्र का भी ये कहना है कि पहला रेजिस्टेंस जो बाजार में फेस हो सकता है वो 22,500 के आसपास है, और मानस को लगता है थोड़ा और आगे 23,000 तक के टारगेट्स आप यहां पर देख सकते हैं। मानस, कुछ कॉल्स पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ही के 2 शेयर बताइए जो आप चुनकर लाए हैं आज, तेजी या मंदी के लिए, किन सेक्टर से हैं और कौन से शेयर है? देखिए, बहुत सारे सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया आज, लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं। तो पहला स्टॉक एसआरएफ का रहेगा। देखिए सुमित जी, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा था 4,000 के ऊपर, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज फिर से देखने को मिला है एसआरएफ में। अब मैं समझता हूं कि आपको एसआरएफ में 4500 के टारगेट सेट करने, खरीदारी करनी है और 4190 का स्टॉप लॉस रखना है। और मेटल क्षेत्र में तो लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हाई टॉप, हायर बॉटम ज्यादातर स्टॉक्स दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी 1 घंटे में जिस तरह का ब्रेकआउट हमने सेल में देखा है, मैं समझता हूं कि यहां से 4 से 5 रुपए का अपमूव आपको सेल में देखने को मिलेगा। खरीदारी करें, 39 का स्टॉप लॉस रखें। तो 39 का एक स्टॉप लॉस रखें और 45 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आखिरी में वैसे भी सेल में एक अच्छा मूव सेकंड हाफ में आया था, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई थी। दूसरा शेयर कौन चुना मानव साहब ने? एसआरएफ क्या? दूसरा शेयर, जी। एसआरएफ और सेल 2 नाम थे, और एसआरएफ के केस में तो वैसे भी शेयर अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है, फंडामेंटल भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर्स भी काफ़ी साउंड आए थे, तो उस लिहाज से भी कंपनी अच्छी है ही। 4500 के टारगेट्स के लिए आप एसआरएफ को देख सकते हैं। 4190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा मानस, अब बैंक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, क्या किया जाए इन दोनों में? एक स्ट्रांग मूव कोटक में भी था और एचडीएफसी में भी था, ड्राइविंग फोर्स थे आज के बाजार के लिए। आगे की तेजी रहेगी, इनमें जारी रहेगी, या फिर अभी थोड़ा आप कंजर्वेटिव रहेंगे या किसी और बैंक के साथ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि कोटक बैंक में जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिला है, तो यहां पर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, जहां आपके टारगेट करीब 1430 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 1340 के रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है 1400 और 1425 के रेंज में 200 डे मूविंग एवरेज आता है कोटक बैंक का, तो हाई लेवल में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिनों के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा इंतजार करिए, जब स्टॉक 1065 लेवल्स ब्रेक करे, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तभी यहाँ खरीदारी करें। ओके, एक नज़र जरा अशोक लेलैंड पे आप डालिए, क्योंकि लगातार ये तेज़ी के अंदर है। अपने इन्होंने जो आउटलुक दिया था गोइंग फॉरवर्ड, वो काफ़ी बेहतर है। नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी आए थे। इन चीज़ों को देखते हुए शेयर लगातार मोमेंटम में है और 68 रुपये 70 रुपये करीब पहुंच गया है। यहाँ से क्या किया जाए? सुमित जी, अगर आपको याद हो तो जब करीब 2-3 हफ्ते पहले ज्यादातर ऑटो स्टॉक चल रहे थे, तब अशोक लेलैंड ने कोई मेजर मूव नहीं दिया था, कंसोलिडेट हो रहा था स्टॉक। लेकिन फाइनली कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से फ्राइडे या थर्सडे के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला था अशोक लेलैंड में। अब फाइनली स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ अब आपको 75 के टारगेट सेट करने हैं। अभी आप खरीदारी कर सकते हैं करंट रेट पे, अगर आपको कल मिलता है तो, और 66 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 2 एनबीएफसी देखिए, एक है चोलामंडलम और एक है एम&एम फाइनेंशियल। दोनों में ही आज एक अच्छा मूव था। इनफैक्ट चोलामंडलम तो आज टॉप गेनर भी बना एफ&ओ स्पेस में। किस तरह के मूव्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न्स अब चोला फाइनेंस के दिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आज फाइनली स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो जो अब आपके नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 250 के होंगे। अभी आप खरीदारी कर सकते हैं करंट रेट्स पे, और 222 का स्टॉप लॉस रखिए। एम&एम फाइनेंस भी थोड़ा इंतजार करिए, अभी भी उसी रेंज में चल रहा है, और 100 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो 140 के आसपास है। तो जब 140 के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको एम&एम फाइनेंस पे खरीदारी करनी है। ओके, मेटल स्पेस में आपने सेल की बात की, 2 स्टॉक और देखिए, एक है जेएसपीएल, नया हाई बनाया इसने आज, और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है। इन दोनों में से कोई शेयर आप पिक करना चाहेंगे?
देखिए दोनों ही स्टॉक में मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी आपको देर हो चुकी है, क्योंकि हमने लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए देखे। एक बड़ी रैली देखी, अगर आप जिंदल स्टील की बात करिए तो 150 से या मेरे ख्याल से 140 से रैली देख रहे हैं हम, और 240 के लेवल से है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ स्टॉक में करीब 270 275 तक जाने का पोटेंशियल है। तो जब कोई गिरावट मिले, कोई करेक्शन देखने को मिले, तभी आप जिंदल स्टील में आप खरीदारी करें। और बिल्कुल सेम पैटर्न जेएसडब्ल्यू स्टील के हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में पोटेंशियल है करीब 320 के लेवल्स को टच करने का, और यहां भी मैं यही सजेस्ट करूंगा जब गिरावट मिले तभी खरीदारी करें। ओके, सीमेंट स्पेस में आज अल्ट्राटेक ने आउट परफॉर्मेंस दी और उसके बाद मिड कैप स्पेस के साथ साथ पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। अल्ट्राटेक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी तेजी रही यहां पर, अब क्या किया जाए? सुमित जी, मेरे ख्याल से पूरा अगर आप सीमेंट सेक्टर लीजिए तो ज्यादातर स्टॉक्स ने आज ब्रेकआउट दिया है। आप चाहे अंबुजा की बात करिए, चाहे ग्रासिम की बात करिए, चाहे अल्ट्राटेक की बात करिए, तो अल्ट्राटेक की जहां तक बात है वहां पर तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है मेरे ख्याल से 4050 के ऊपर, और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स तो पहले ही दिख रहे हैं चार्ट्स पे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 4400 के टारगेट सेट करें और 4075 का स्टॉप लॉस रखें। तो 4075 का एक स्टॉप लॉस रखें, और तेजी में 4400 तक की चाल भी यहां पर देखने को मिल सकती है। सीमेंट के साथ साथ आज रियल एस्टेट स्पेस भी काफी तेज था और पूरे सेक्टर में 3-3.5% का उछाल देखने को मिला। पहले दीपाली से कुछ आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मानस से उस सेक्टर को लेकर। दीपाली, क्या हुआ आज रियल एस्टेट स्पेस में? जोरदार तेजी, डीएलएफ लीड कर रहा है सुबह, साथ साथ कोई भी सेंटेक्स जैसी कंपनी उठा के देख लीजिए, जोरदार तेजी सब में देखने को मिली। क्या हुआ ऐसा? आज के सेशन में अच्छी मजबूती हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखी, और पिछले एक महीने के दौरान भी आप देखेंगे 40% तक के रिटर्न स्पेस से आते हुए देखे हैं। हमने देखा था कि कोविड के दौरान या फिर पिछले 6-7 महीनों में स्पेशली जो डिमांड थी, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, वो पूरी तरीके से रुक गई थी। ऑलरेडी ये पूरा ही स्पेस डिमांड कंसर्न्स को लेकर जूझ रहा था, लेकिन अब वापस जो है वो डिमांड सर्ज इंडिकेशंस मिल रहे हैं इस पूरे ही स्पेस में। रियल एस्टेट मार्केट में स्पेशली मुंबई या फिर सदर्न मार्केट की बात करेंगे तो वहां भी थोड़ा प्राइस करेक्शन देखा गया है। तो इस प्राइस करेक्शन की वजह से वापस बायर लौट रहा है रियल एस्टेट सेक्टर की ओर। इसके अलावा जो मिडिल इनकम या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, वहां पर डिमांड रिवाइवल ज्यादा दिख रही है, वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट है बायर्स का। तो वो कंपनी जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में है वो बेनिफिशियरी रह सकती है, उनको आगे जाते हुए फायदा हो सकता है। एक कंसर्न इस पूरे स्पेस के लिए था लेबर की अवेलेबिलिटी, और हमने देखा है कि जो लेबर है वो वापस लौट रही है। कई कंपनीज की ओर से बयान आया भी है कि अब जो लेबर अवेलेबिलिटी है वो लगभग 60 to 65% के आसपास है, और इस वित्त वर्ष के सेकेंड हाफ में पूरी तरीके से लेबर वापस आ जाएगा। तो जो लेबर के इश्यूज थे वो भी अब सॉर्ट आउट हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो रुक गई थी वो भी पूरी तरीके से रिज्यूम हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे अब सेक्टर पटरी पर आ रहा है, वापस सेल्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। और यही कारण है कि बायर्स का भी जो इंटरेस्ट है वो इन स्टॉक्स की ओर आते हुए दिखा है, और यही कारण है कि इस पूरे स्पेस में आज एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आज के सत्र में देखने को मिला। मानस, डेरिवेटिव साइड में बहुत शेयर तो है नहीं सेक्टर में, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ है, दोनों में क्या किया जाए? आपको लगता है तेजी डन है या फिर अभी भी मोमेंटम बनेगा? क्योंकि सेक्टर में तो एक स्ट्रॉन्ग बज है, एक अच्छी तेजी देखी जा रही है, यहां पर स्टॉक्स में क्या किया जाए? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन होल्ड रखनी है, 860 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन आपको फ्रेश खरीदारी करनी है डीएलएफ में। डीएलएफ ने बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिखाया है 100 मूविंग एवरेज के ऊपर, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो और यहाँ से शायद आपको 15 से 20 रुपए का मूव डीएलएफ में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मेरे टारगेट 172 के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 149 के रहेंगे। जी, तो डीएलएफ में अभी भी तेजी का रुख बन सकता है। 157 के स्तरों पर क्लोजिंग दी है, और जो तेजी है ये इसे और आगे ले जा सकती है, तो आप इसमें मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। मानस, इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी आज काफ़ी बस था। अगर आप बाकी बड़े शेयरों को छोड़ दें, जैसे कि भारत फोर्ज, मदरसन, जो कि ऑलरेडी बड़ा रनअप दिखा चुके हैं, छोटे शेयरों में ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। मिंडा कॉप में आप देख लीजिए, अंबर एंटरप्राइजेज जैसे आउटसोर्स बेस्ड कंपनीज हैं, उनके अंदर एक अच्छी तेज़ी थी आज के सत्र में। इस तरह की कंपनीज में आज काफ़ी मूव था। यहाँ से कोई स्टॉक पिक किया आपने? देखिए, ऑटो एंसिलरी की बात करिए तो आपने अंबर की बात की, और अंबर में जो पैटर्न बना है जो लॉन्ग टर्म चार्ट से, वो बहुत ही बेहतरीन बना है। मैं समझता हूँ ये लॉन्ग टर्म पिक है, जहां आपको 2300-2400 तक के टारगेट सेट करके चलने हैं। शायद 6 से 8 महीने का समय लगे, लेकिन अगर एक ट्रेडिंग बेट लेना होगा तो एक्साइड पे ट्रेडिंग बेट लेंगे। और देखिए, उसमें उसका रीजन ये है कि एक शॉर्ट टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, 165 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया स्टॉक ने।
तो एक्साइड में खरीदारी करें, 164 का स्टॉप लॉस रखें और 180 की टारगेट सेट करें। तो 180 तक की चाल एक्साइड में देखने को मिल सकती है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 164 रुपए का। 168 170 रुपए के आसपास शेयर ने क्लोजिंग दी है। तो एक अच्छा मूव ऑटो एंसिलरी या फिर आउटसोर्सिंग वाली जो कंपनीज हैं वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसी के साथ साथ एक और स्टॉक देखिए मानस, वो है जुबिलेंट फूड। आज एक अच्छी खासी तेजी में शेयर कामकाज कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाइज के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। मोमेंटम था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में थोड़ा सा फिजल आउट जरूर हुआ, लेकिन तेजी का रुख ओवरऑल बनाई हुआ है इसके अंदर। क्या किया जाए यहाँ पर, जिनके पास है वो भी और जो नया लेना चाहते हैं, क्या वो लें या फिर अवॉइड करें अभी? देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में फर्स्ट हाफ में जुबिलेंट फूड ने एक ब्रेकआउट दिया था और ऐसा लग रहा था कि शायद आज 2000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप सेकंड हाफ में देखिए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट फिर भी पैटर्न काफी पॉजिटिव है और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि 2000 के स्तर देखने को मिलेंगे जल्दी जुबिलेंट फूड में। तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं। 1880 के स्टॉप लॉस रखिए। ओके, साथ साथ आप वेस्ट लाइफ का भी चार्ट देखिए, क्योंकि इसने फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस नहीं दी, सेकंड हाफ में यहाँ पे बज आया था। 3-3.5% तक का मूव भी इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा। तो जुबिलेंट ज्यादा बेटर लग रहा है आपको या वेस्ट लाइफ? देखिए ट्रेडिंग के लिहाज से तो जुबिलेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप वेस्ट लाइफ में भी आपकी पोजीशन है या तो आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं और स्टॉक को आप 2 से 3 मंथ तक रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ आपको 430 से 440 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाई टॉप साइड बटन बहुत क्लियर दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, तो निवेश करें तो 440 के टारगेट सेट करें। तो 440 इसके पोजीशनल टारगेट्स हैं, लेकिन ज्यादा बेटर चार्ट जो है वो जुबिलेंट फूड का दिखाई पड़ रहा है मानस को। आप उसको ज्यादा अच्छे मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं 2000 के टारगेट्स के लिए। वैसे भी इस शेयर में जो फंडामेंटल ट्रिगर है काफी हद तक सपोर्टिव भी है। 1880 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई है वो आपको बताते हैं। मानस का मानना है कि बाजार में यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप तेजी का रुख देख सकते हैं। 11600 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में खरीदारी करें। निफ्टी बैंक में तेजी का मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ 23000 के टारगेट्स के लिए आप यहां भी खरीदारी कर सकते हैं। तेजी की ही कॉल्स मानस ने दी हैं। एक है मेटल स्पेसिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल सेकंड हाफ का आज का स्टार परफॉर्मर करीब 45 रुपए के टारगेट्स के लिए, और दूसरा एसआरएफ जो कि नए हाइस पे ही कामकाज कर रहा है। 4500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 4190 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। जिन शेयरों पर बातचीत हुई उसमें मानस को लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक तेजी का कैंडिडेट हो सकता है 1430 के टारगेट्स के लिए। अशोक लेलैंड में मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा 75 रुपए के टारगेट्स के लिए। ऑटो एंसिलरी में आप एक्साइड में प्ले कर सकते हैं 180 रुपए के टारगेट्स के लिए। 164 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा रियल स्टेट स्पेस से आप डीएलएफ को प्ले कर सकते हैं 172 रुपए के टारगेट्स के लिए। सीमेंट में से अल्ट्राटेक 4400 के टारगेट्स के लिए, और एनबीएफसी का टॉप गेनर आगे भी तेजी दिखा सकता है 250 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे यतिन से। हमारे साथ मौजूद है डीलर्स रूम की बस लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और उसके बाद करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, साथ साथ दीपाली वीरेंद्र मौजूद हैं और यतिन भी मौजूद है। पहले यतिन से ही बातचीत कर लेते हैं और उनसे ब्रोकरेज रडार पे कौन कौन से शेयर आए हैं इस पर बातचीत करेंगे। यतिन बताइए आज आपके पास क्या है डीलर्स रूम में? नमस्कार सुमित। देखिए 2-3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम रडार पे हैं उसपे से सबसे पहले इंडसइंड बैंक, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर निफ्टी की जर्नी 11500 तक होनी है तो बैंक्स का साथ जरूरी है, और इसीलिए काफी सारी बाइंग जो है आज के सत्र में बैंक्स में देखी गई। इंडसइंड बैंक पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ डोमेस्टिक फंड्स बायर्स हैं तो जरूर यहाँ 20 से 25 रुपए की अपसाइड देखने को मिलेगी। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी की राय है पोजिशनल तरीके से। इसके अलावा आज बीपीसीएल में हमने काफी दबाव देखा, लगभग 1.5 से 1.25% की गिरावट यहाँ हमको दर्ज होते हुए दिखाई दी। यहाँ डीलिंग रूम में बस ये है कि कंपनी के जो 10% इक्विटी जो एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट में है, एसेंशियली ये ट्रेजरी शेयर्स हैं, वहां एक ओएफएस आता हुआ दिखाई देगा, और ओएफएस में जो रकम जुटाई हुई है वो सरकार को डिविडेंड के रूप में दी जाएगी, इंक्लूडिंग करंट शेयर होल्डर्स। तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि बीपीसीएल में ओएफएस का ओवरहैंग जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, और 2 से 3% की ट्रेडिंग डाउनसाइड यहाँ देखने को मिलेगी। तो बीपीसीएल में सिलेक्टिवली शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का आज का आउटलुक था। और आखिर में मिड कैप में केईआई इंडस्ट्रीज में ध्यान दीजिए, काफी अच्छे मोमेंटम में स्टॉक था, 1 महीने के एवरेज से लगभग दुगना वॉल्यूम,
और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। और अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें तो काफी सारे मिड कैप कैपिटल गुड्स कंपनीज में एचएनआई लोगों का पैसा जो है अभी फ्लो हो रहा है। तो कैपिटल गुड स्पेस और खास करके केईआई में ध्यान दीजिए, यहाँ शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी डीलिंग रूम्स को दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पहले रियल स्टेट स्पेस में रिकवरी, फिर उसके बाद सीमेंट स्पेस में रिकवरी, तो सीमेंट के बाद जो अगली रिकवरी आएगी हाउसिंग स्पेस में वो इस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में ही आ सकता है। तो केईआई, पॉलीकैब, हेवेल्स, इस तरह की कंपनियों के ऊपर आप नजर रखें। केईआई क्योंकि यतिन कह रहे हैं तो आप उसके ऊपर पहली तवज्जो दे सकते हैं। मानस किस तरह दिख रहे हैं आपको केईआई के चार्ट, और साथ साथ एक बार इंडसइंड के चार्ट भी देखिए, क्या किया जाए इसमें भी? देखिए इंडसइंड की जहां तक बात है, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा क्योंकि अभी भी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज से बाहर नहीं निकला है। तो आपको इंडसइंड में खरीदारी करनी है तो थोड़ा इंतजार करिए, 540 के ऊपर खरीदारी करिए। केईआई की जहां तक बात है वहां तो बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहे हैं, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के। मेरे ख्याल से कल ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किए थे और आज फॉलो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मैं समझता हूँ ये रैली कंटिन्यू रहेगी, करीब 430 435 के लेवल्स तक बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं और 384 का स्टॉप लॉस रखें। तो 384 का स्टॉप लॉस रखें और खरीदारी का रुख आप देख सकते हैं, लेकिन इंडसइंड में आप 540 के ऊपर ही तेजी का रुख या फिर तेजी की जो पोजीशन है वो बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन केईआई में जो तेजी का रुख है वो आगे भी जारी रह सकता है। डे हाई पर शेयर बंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। यतिन आपका भी, दीपाली और वीरेंद्र आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मार्केट्स में 2 दिन की तेजी देखी जा चुकी है। कोई भी पोजीशन आप बना रहे हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और जो मोमेंटम है उसको ध्यान से संभल कर फिर ट्रेड करिएगा। इसी नोट के साथ नमस्कार।